काशी में सीएम धामी ने किया रोड शो। दीदी भूली महोत्सव का किया शुभारंभ। कई विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। ज्योतिष महाकुंभ का आज दूसरा दिन। ज्योतिषियों को सम्मानित करके विधाओं पर करेंगे संवाद। अंकिता भंडारी की मां ने सरकार को कोसा। कार्रवाई में लीपापोती का लगाया आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को दी चुनौती। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। पीएसी की कुल 18 टीमें ले रही हिस्सा। देवप्रयाग में गहरी खाई में गिरी ट्रक। हादसे में ट्रक चालक की मौत। विजिबिलिटी कम होने से हो रही परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पेट्रोल पंप से रोड शो की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम के स्वागत के लिए बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। महिलाओं ने भी स्वागत के लिए कलश यात्रा निकाली और इसके बाद सीएम धामी उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उत्तराखंड में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। नगर पंचायत और शहरी इलाकों में यात्रा चलाई जा रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने शिरकत की और उन्होंने लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कार्यक्रम में कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया और लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं की किट भी दी गई। कार्यक्रम के समापन पर जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने लोगों को शपथ भी दिलाई। देश की समृद्ध विरासत वालों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है और आज जसपुर नगरपालिका क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेकानेक विभागों के हमारे अधिकारी आए। उन्होंने जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से जनता को बताया और जो किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं। ये पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य करने की शैली बदली है कि हर दूर तक, हर व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम है और पूरे क्षेत्र की जनता को जागरूक कराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है और इससे निसंदेह गरीब से गरीब व्यक्ति इसका लाभ उठा सकेंगे, जो अनेक योजनाएं चल रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ, उनकी जानकारी जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा ये कार्यक्रम, इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ, जितनी भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका लाभ जो है आम जनमानस को भी मिले, लाइन के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे विभाग उपस्थित थे। सबने अपनी जो है योजनाओं की जानकारी जनमानस को दी है और लोगों से अनुरोध किया है कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति सभी उठाएं। उसके लिए सरकार आपके द्वार पे खड़ी है, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर अधिकारी सरकार के द्वार, जनता के द्वार जाकर करके योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। हम शपथ लेते हैं 2047 तक आत्मनिर्भर देश की। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने
हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कई वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पंपिंग पेयजल योजना के बनने से लगभग 26 ग्राम पंचायतों की 46 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगी। वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने कहा रानीखेत विधानसभा का समग्र विकास करना उनकी प्राथमिकता है और हर गाँव तक पेयजल व सड़क सुविधा से जोड़ना जरूरी है। न्यू ऑन अकेडमी जूनियर हाई स्कूल रानीखेत जैनोली में वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीखेत के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी ने प्रतिभाग किया और विशेष अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनुसूचित मोर्चा आदरणीय समीर आर्य जी ने प्रतिभाग किया। कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय शंकर राम जी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया फूल मालाओं से और अंग वस्त्र से और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। सब जितने भी अतिथि वहां पे पहुंचे थे विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया। मैं विद्यालय परिवार को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहां के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों द्वारा वहां पे दिखाए गए और विद्यालय प्रबंधक जी से बात हुई और बताया गया कि विगत वर्षों से नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में और अन्य जो है जैसे पुलिस में हो गया, सैनिक में, सेना में हो गया, कई बच्चों का वहां से चयन हुआ है। बड़ा अच्छा उस विद्यालय परिवार में जाने का अवसर हमें भी मिला और बहुत अच्छा लगा क्योंकि विद्यालय परिवार लगातार उन्नत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है क्योंकि बच्चों को देख के, बच्चों की प्रतिभा को देख के ये लग रहा था कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच बहुत अच्छा जो है एक बहुत अच्छे संबंध है, जिससे जो है बच्चों द्वारा जो वहाँ पे कार्यक्रम किए गए वो बहुत रंगारंग किए गए। विद्यालय परिवार लगातार बच्चों की चिंता कर रहा है और जो वहाँ पे अध्यापक हैं उनसे भी बात हुई, वहाँ के जो प्रबंधक हैं आदरणीय शंकर राम जी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि विगत बच्चों के रिजल्ट के बारे में बताया कि विगत वर्षों से जो है यहाँ बच्चे कोई सेना में, कोई पुलिस में, कोई अन्य माध्यमों में जो है लगातार जो है यहाँ से बच्चे छट रहे, चाहे वो नवोदय के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, बच्चे वहां से छट रहे। तो और माननीय विधायक जी द्वारा वहां पे 5 लाख रुपए की घोषणा की गई और कहा गया लगातार विधायक जी उस विद्यालय की चिंता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रानीखेत के जो विधायक जी हैं वो लगातार उस विद्यालय की चिंता कर रहे हैं और उनने बोला भी है कि लगातार जो है हम इस विद्यालय की चिंता में हैं और जैसे भी हो हर प्रयास, हर संभव विद्यालय को मदद करेंगे क्योंकि उस विद्यालय में बच्चों की जो अध्यापक है बच्चों के प्रति बहुत डेडिकेशन है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है लगातार विधायक जी भी और हम लोग भी चिंता कर रहे हैं कि विद्यालय जो है कैसे बहुत अच्छी स्थिति में जो है आगे बढ़े क्योंकि विद्यालय वहाँ के जो है प्रबंधक है लगातार प्रयास कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का और वहाँ के टीचर हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का। इन्हीं सब धन्यवाद। कबलासों पंपिंग योजना का उद्घाटन श्री डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी द्वारा किया गया है, जिसमें 26 ग्राम पंचायतें और 46 राजस्व गाँव को लाभान्वित हो रहे हैं। ये डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी का आभार व्यक्त करते हैं समस्त क्षेत्र कबलासों की ओर से कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्रवासियों को दी है और जो है आने वाले समय में इस योजना से बहुत से और गांवों को भी लाभान्वित मिल सकता है। धन्यवाद। आज हमारे रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी द्वारा आज हमारे ये हीरानंद महाराज में जो हमारा आज ये बहुत बड़ी पंपिंग योजना जो 32 गाँव को जोड़ेगी, ये कबलासों क्षेत्र की बहुत बड़ी पंपिंग योजना का आज शिलान्यास किया माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी ने, तो हमें सभी क्षेत्रवासियों में काफी खुशी की लहर है। माननीय आदरणीय विधायक नेनवाल जी के नेतृत्व में आज पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए हम समस्त क्षेत्रवासी जो कि आज तक इस योजना से वंचित थे, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 35 गांवों को आज इस पंपिंग योजना का लाभ मिल रहा है। समस्त क्षेत्रवासी इसके लिए उनका आजीवन ऋणी रहेंगे क्योंकि समय समय पर कई विधायक आए और वादे करके चले गए, लेकिन आदरणीय रानीखेत विधायक नेनवाल जी ने ये उनका सपना, हमारा सपना साकार कर दिया है।
आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस ने जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जनपद की बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली विधानसभा के प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी ने लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा, वर्तमान भाजपा सरकार जन मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। निकाय चुनाव में भाजपा सरकार समर्थित जनप्रतिनिधियों की विफलता को जनता के बीच रखेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी जनपद कांग्रेस इस दिवस पर भजन कार्यक्रम करेगी, क्योंकि भगवान राम प्रदेश के आराध्य हैं और इनका स्वागत करते हैं। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम ये बिंदु था कि लोकसभा और नगर निकाय के जो हमारे चुनाव से निकट हैं उसको लेकर ये बैठक आहूत की गई थी। और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे तीनों विधानसभाओं में हमारे बहुत ही अनुभवी 3 हमारे साथियों को जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के रूप में, जिसमें आदरणीय महावीर सिंह मिश्र जी कर्णप्रयाग विधानसभा से हैं, आदरणीय प्रकाश रावत जी थराली विधानसभा से हैं और आदरणीय लक्ष्मण सिंह मिश्र जी बद्रीनाथ विधानसभा से हैं। आज हमारे सभी ब्लॉक और नगर अध्यक्षों के साथ माननीय प्रभारीगणों के साथ वार्ता हुई है और इसके बाद हम लोगों का जो ये आगे कार्यक्रम रहेगा, हम हमारे प्रभारीगण हमारे न्याय पंचायत और बूथ लेवल तक जाएंगे और वहाँ तक जाकर के कार्यकर्ताओं के मन की टोह लेंगे और अपना जो उनका अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो लोकसभा नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो हम लोगों का जो पार्टी की रणनीति है वहाँ तक उसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक हम लोग मजबूत करने का प्रयास कर सकें। राम हमारे आराध्य देव हैं और ये बहुत हमारे आस्था से जुड़ा प्रश्न है। देखिए, आपको याद होगा तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार में राम मंदिर के ताले खुले और नरसिम्हा राव जी की सरकार में राम मंदिर को लेकर के याचिकाएं दायर हुई थी और आज राम मंदिर कोई पार्टी नहीं बना रही है। राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। हम सब लोग सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं और निश्चित तौर पे हम जो 22 जनवरी का दिन तय हुआ है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और मैंने जिला कांग्रेस कमेटी चमोली के अध्यक्ष होने के नाते आज अपने सारे ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो आगामी 22 जनवरी को अपने निकटवर्ती मंदिरों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें, ताकि हम लोग भी एक संदेश दें, हम सब हिंदू और राम भक्त हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल विकासखंड के वाणगांव में क्षेत्रपाल देव लाटू देवता का मंदिर स्थित है। यह नागराज का मंदिर है जो कि अपनी विशेष पूजा करने के तरीके के लिए मशहूर है। इसके साथ ही साथ चमोली की लाडली देवी नंदा का भाई भी लाटू देवता को माना जाता है। बता दें कि लाटू देवता के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं। दरअसल वैशाख पूर्णिमा को साल भर में एक बार इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और उसी दिन शाम को बंद भी हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर के दर्शन बाहर से ही सभी श्रद्धालु कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, ऐसा माना जाता है। नागराज अद्भुत मणि के साथ मंदिर में रहते हैं। मणि का तेज इतना अधिक होता है जो मनुष्य की आंखों की रोशनी को भी खत्म कर सकता है, इसलिए मंदिर में जाना वर्जित है। जनपद चमोली के दूरस्थ गांव वार्ड में आए हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग की जो विभागीय योजना ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे स्कीम के अंतर्गत हम गांव में काफ़ी होम स्टे लोगों ने लाभ लिया है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बना लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री हीरा सिंह बिष्ट गढ़वाली के नाम से फेमस है। इनके होम स्टे का हमने विधिवत उद्घाटन भी किया और साथ साथ गांव वालों को भी प्रेरित किया कि आप लोग भी इसी तरह से अपने होम स्टे को डेवलप करेंगे और अपना स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको टूरिस्टों को परोसेंगे। और यहाँ पे साहसिक पर्यटन का बहुत बड़ा हब है और डे बाई डे यहाँ पे जो ट्रैकर्स हैं, खासकर यहाँ पे ट्रैकर्स ज़्यादा आते हैं। तो लाटू देवता का भी धाम है, यहाँ भी दर्शनार्थी आते हैं। तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसका हमने यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाई है होम स्टे होल्डर्स की, और प्लस हमने यहाँ पे गाइड ट्रेनिंग, और इसके लिए हम समय समय पे भेजते रहते हैं, कभी एनएमबी, कभी हम अपने स्तर से रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ के बच्चे, बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और गांव में जो है जो हमारी ट्रैकिंग ट्रक्शन अनुदान स्कीम है, इसके अलावा भी जो होम स्टे स्कीम है बिजनेस सिंगर वाली, तो बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं
और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ पे अच्छी संख्या में टूरिस्ट आएंगे और गांव वाले उनका अच्छा सत्कार करेंगे, जिससे हमारे मोहान गांव का नाम रोशन होगा। धन्यवाद जी। मैं एक होम स्टे संचालक हूँ, हीरा सिंह गढ़वाली। मैं 2009 से ट्रैकिंग कराता था और आज भी कराता हूँ। तो जैसे मेरा टूरिस्ट हर जगह से आता है, सारे भारत से आता है, सारी कलकत्ता के बहुत ज़्यादा आते हैं, बंगाल से, कलकत्ता से और बेंगलोर से। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि टूरिस्ट को कहाँ ठहराया जाए, तो उस दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए मैंने होम स्टे बनाया। और बहुत अच्छा सहयोग रहा पर्यटन विभाग का और उत्तराखंड सरकार का। अच्छी पहल है ये, जो कि लोगों को होम स्टे दिए जा रहे हैं, और इससे होम स्टे में टूरिस्टों तो रुकेगा ही रुकेगा, और साथ साथ में इससे क्या हो रहा है कि पलायन भी रुक रहा है। अगर होम स्टे ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं हमारे गांव में या अन्य गाँव में, तो यहाँ पे क्या होगा, पलायन रुकेगा। और ये नंदा देवी राजजात मार्ग का अंतिम पड़ाव है वहाँ। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कम से कम यहाँ पे 100-200 होम स्टे भी होंगे, वो भी कम है। अगर यहाँ पे 200 होम स्टे भी बनेंगे, 250 भी बनेंगे, वो भी चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश विदेश से ट्रैकर आता है। यहाँ पर सुविधाएं, जैसे टूरिस्ट आता है, हम लोकल खाना उन्हें खिलाते हैं और लोकल कल्चर से उन्हें रूबरू कराते हैं। और यहाँ पे सिद्धपीठ लाटू देवता जी का मंदिर है, मंदिर के दर्शन कराते हैं। घर का परोसा हुआ खाना हम उन्हें खिलाते हैं। मतलब सारा चीज उनको लोकल चीज से हम रूबरू कराते हैं, ताकि वो कुछ यहाँ से सीख के जाए। गाइड की व्यवस्था खुद हम ट्रैकिंग कराते हैं। गाइड की व्यवस्था अन्य हमारे साथ जो है 15-16 लड़के काम कर रहे हैं, जो कि हम उन्हें गाइड, ऑर्डर, कुक और स्लीपिंग बैग, टेंट, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास मिलेगी। यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल जैसे मोनाटॉप हो गया, आली बेदनी हो गया, रूपकुंड हो गया और ब्रह्मताल हो गया, भिगव ताल हो गया और तुम्हारा बगजी बुग्याल। इतने ट्रेकों का यहाँ पर बेस कैंप है। और यहाँ पे कई सुविधाएं जो है कि नहीं है अभी भी, जैसे रोड की असुविधा है। अभी यहाँ पे 2013 में राजजात हुई थी, तब से यहाँ पर रोड बन नहीं पाई है। तो मैं शासन प्रशासन से एक गुजारिश करता हूँ, होम स्टे देने के साथ साथ जो है कि यहाँ पे रोड का विकास किया जाए, क्योंकि बतेरों लोग यहाँ पर आते हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी रोड अच्छी हो जाए तो यहाँ पे दुनिया भर का टूरिस्ट आएगा और पलायन रुकेगा। चमोली के देवाल प्रखंड के अंतिम रिहायशी गांव वाड़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक न होने के चलते नौनिहालों का भविष्य अंधकार में होने के कगार पर है। हालांकि आजकल शीतकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन जल्दी 16 जनवरी को शीतकालीन अवकाश समाप्त हो जाएगा और स्कूलों में पठन पाठन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग 2200 से ज़्यादा जनसंख्या वाले वाड़ गांव में 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 2 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। ग्रामीण बताते हैं लगातार शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। मैं यहाँ पे अभी प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग में हूँ। बहुत विडम्बना है, इस विद्यालय में जो है 6 माह से कोई शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय है। यहाँ पे 23 बच्चों को होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। विगत अगस्त में यहाँ पे गुरुजी का ट्रांसफर हो गया था, जुलाई अगस्त में। उससे पहले से हम चिल्ला रहे थे, गोपेश्वर भी गए, यहाँ पे अभिभावकों की टीम लेकर के मैं गोपेश्वर गया था और वहाँ भी हमें आश्वासन मिला था कि आपको तुरंत गुरुजी मिल जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक गुरुजी था, उसका भी ट्रांसफर किया गया और आज तक जो है यहाँ पे कोई गुरुजी नहीं है। यहाँ पे बगल में जहाँ पे हमारा गांव मीन वाड़ कहा जाता है, वहाँ पे जो है एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे भी 77 बच्चे हैं, जबकि वहाँ पे जो इन विद्यालय के अकॉर्डिंग के हिसाब से वहाँ पे जो है कि 3 गुरुजी होने चाहिए थे, वहाँ पे भी 2 ही गुरुजी हैं और जो कि उस 2 गुरुजी में से भी एक गुरुजी यहाँ आ रहा है और 4 किलोमीटर की दूरी पे ये विद्यालय है। यहाँ पर भी वो गुरुजी पढ़ाने को आते हैं और इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी सरकार न सुन रही है, न विभाग सुन रहा है।
अभिभावक जो है 10 बार जो है गोपेश्वर चले गए हैं और कोई सुनने को राजी नहीं है। वो गुरुजी जो है पिथौरागढ़ से हैं, उनके घर में भी समस्याएं होती होंगी। आम आदमी के घर में जो है समस्याएं होती हैं। वो बेचारे उतने दूर से आते हैं, 2 दिन में तो यहाँ पहुँचते हैं, उनको एक छुट्टी तक नहीं मिल पाती है और वो यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है और इस विद्यालय का क्या होगा, कैसे होगा, निंदनीय विषय है। जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण यहां के नौनिहालों और आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुलिंग ग्राम पंचायत के गांव हिमालयी पहाड़ों और सुरमई बुग्यालों के छोर पर बसा हुआ है, जहां एक जीवन यापन बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। एक और जहां इन क्षेत्रों में साल भर देश विदेश के पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे यहाँ के अधिकांश लोगों की रोजी रोटी चलती है। वहीं आवागमन के लिए अच्छी सड़क न होने से पर्यटकों को आने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं समस्याओं से कुलिंग गांव के ग्रामीण भी जूझ रहे हैं। दरअसल ग्राउंड जीरो पर लाइव टुडे की कुलिंग गांव के ग्रामीणों ने बताया, 2018 में भारी भूस्खलन होने के कारण कई मकान धंसने से खतरा बढ़ गया था। तब शासन प्रशासन ने गांव को विस्थापन करने की प्रक्रिया को अमल में लाते हुए गांव के 82 परिवारों में से 65 परिवारों को गांव से 6 किलोमीटर दूर दिदना तोक में बसा तो दिया था, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि आज भी उनके यहाँ के लिए स्वीकृत सड़क पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के बच्चे हर रोज स्कूल के लिए जंगल, पहाड़ों और नालों को पार करते हुए जाते हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है उनके स्कूल और मोटर मार्ग को गंभीर समस्याओं का समाधान किया जाए। गोविंद बिष्ट, मैं ग्राम कुलिंग से हूँ और यहाँ पर 2018 में आपदा आई। आपदा से हमारा गांव पूरा क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बावजूद हम शासन प्रशासन से मांग रखी कि हमें विस्थापन दिया जाए। तो 2019 में हमें यहाँ पर विस्थापन मिला। विस्थापन नाम का मिला मात्र। विस्थापन में हमें जो सामने वाला गांव दिख रहा है, दिदना में विस्थापन किया। पहाड़ आज खाली हो रहे, लेकिन हमने वो दर्द, वो चीज़ समझा। हमने अपना पलायन करके हमने अपने पैतृक गांव, जो हमारा बरसाती गांव था दिदना, को हमने मतलब अपना विस्थापन मांगा और सरकार ने भी विस्थापन दिया। विस्थापन देने के बाद न वहाँ सड़क की सुविधा है, न वहाँ पर विद्यालयों की सुविधा है। एक प्रकार से हमको मतलब ऐसा कर दिया कि जैसा पहले लोगों का काला पानी होता था तो मतलब उसके लिए कोई साधन सुविधा ही नहीं दी जाती थी। ऐसी सरकार ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर उसके बाद हमने सड़क की मांग रखी। सड़क की मांग रखने के बाद शासन प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद भी कल यहाँ पर वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और PWD से भी आए थे और PWD का कार्य न पूरा है, न फॉरेस्ट वालों का कार्य पूरा है। इसमें जॉब प्लेयर बनने थे, वो भी नहीं बने हैं और PWD वालों ने चूना डाल रखा है और पेड़ों की ठीक से गिनती नहीं है। और वो विद्यालय मतलब आंगनबाड़ी भी, जूनियर भी और प्राथमिक विद्यालय भी देने की कृपा करेंगे। और इसमें हमें यह लग रहा है कि शासन का रुख मतलब शासन बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। शासन में PWD विभाग और फॉरेस्ट्री विभाग की बहुत ही लापरवाही है। खाली खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम गांव वालों को खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कल जब उनके सीनियर बॉस आए, सीनियर बॉस के सामने हमें हकीकत पता चला कि हकीकत ये खाना पूर्ति है। जो शासन ने जो मानक होते हैं इस चीज के, ये मानक के अनुसार यहाँ पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले की मांग है, यानी कि ये है तीसरी बार वो हो गया है, यानी कि इसकी सर्वे हो गई है और बढ़िया सा सब कुछ सर्वे है। केवल फॉरेस्ट विभाग और ये PWD की कमी से हम लोग 2-3 बार हमारी फाइलें वापस आ चुकी हैं। पैसा भी लगभग धन स्वीकृत है बोलते हैं इसके लिए, जो ये सड़क है। और ये बहुत ही हमारा यानी कि दिदना से 5 किलोमीटर, हम जो कुलिंग आचर में पिछली बार DM साहब आए थे हमारे दिदना में, एक नाइट स्टे किया उन्होंने। उसी दिन एक लड़का बीमार हुआ हमारा। वो तो शुक्र ये था कि DM साहब खुराना जी के साथ स्ट्रेचर आया था, हमने उस स्ट्रेचर में उस लड़के को घर लाके उसकी जान बचाई। उससे पहले एक टूरिस्ट बीमार हुआ, वो भी स्ट्रेचर पे ही लाए। हम बहुत परेशान होते हैं सर इस पे।
ये विद्यालय सन 1962 की है। इसका पुनर्निर्माण 1993 में हुआ और हमारे बच्चे हमें विस्थापित मिलने के बाद 5 किलोमीटर जितना से आते हैं, जितना से उनको आने के लिए बरसात में नदी नाले बाघ भालू की डर है। और विद्यालय की हालत ये है, आप सामने देख रहे हैं, इसमें इतनी दरारें हैं, एक इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। बच्चों के साथ वहां से बच के आएंगे तो विद्यालय में इतनी दरारें हैं कि ये भूकंप जोन का ये क्षेत्र है और ठीक विद्यालय के आगे कम से कम 20 मीटर खाई है। मतलब इस विद्यालय में आम जैसे ही नहीं लग रहे हैं। मरे तो तुम मरे, हमारी ड्यूटी थी कि आपको विस्थापन दिया तो दे दिया। आज भारत हम लोकतंत्र में कहाँ है? हम तो अभी गुलाम है, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। हमारे लिए लोकतंत्र है ही कहाँ? भाई जरूरतमंद को भूखे को खाना नहीं मिल रहा, प्यासी को पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ये यहाँ हमारा जीने का क्या अधिकार है? फिर हमको तो मतलब पशुओं की जैसी संख्या दी। आप देखिए विद्यालय की हालत, कुछ भी हो सकता है। हमारे पाल्य को 24 घंटा मतलब खतरा है इस विद्यालय में। कहना हमको रोड चाहिए और जैसे हमारे गांव के लोग दुख बीमार होते हैं, उधर से पैदल कैसे चल पाएंगे? एक डाउन एक चढ़ाई, कैसे चलेंगे? हम कंधे में लाते हैं, वहाँ से आधा रास्ते दम तोड़ देते हैं। वहाँ गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग लोग, हमारा यही कहना है। हमको रोड से है, जैसे सरकार ने हमको विस्थापन दिया वैसे हमको रोड दे दिला। कहाँ पढ़ेंगे? अन्नावारी चाहिए हमको। स्कूल चाहिए, रोड तो हमको स्कूल और रोड अन्नावारी चाहिए हमको। हम कैसे चल पाएंगे? चलते चलते पेट दर्द हो जाता, वहाँ दम तोड़ देते हैं। गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, व्यवस्था कोई है ही नहीं। क्या करना हमने? कोई देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, कोई सुन ही नहीं रहा। देते उत्तराखंड वक्फ बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लगातार जिस तरीके से
शादाब शम्स के बयान सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फिर उनके बयानों से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और गठन से अब तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ। काशीपुर के अधिवक्ता नसीमुद्दीन ने आईटीआई के तहत सूचना के अधिकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी थी, जिसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकल्प की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 वर्षों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेख अब्दुल अजीज कुरैशी ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया है। बोर्ड से सैकड़ों करोड़ की आमदनी हर साल होती है और उस आमदनी को जो वक्फ बोर्ड के रहबर बने हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज के इंतजामिया कमेटियां बनी हैं, वो खा चाट रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर रखा है। उनके खिलाफ सरकार से मांग करेंगे, हाईकोर्ट से भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच कराएं और उनसे जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है वसूली करें और उस पर बेईमान किस्म के इंतजामिया कमेटी के अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। और ये सूचना भी तब मिली जब माननीय सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने सेकंड अपील में ऑर्डर किया। मानते हैं नहीं, वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा है, पारदर्शिता से बच रहा है और इसमें अगर ये वक्फ संपत्तियों की आय की भी इसमें जो सूचना दी गई है उसमें पता ये चला कि 2091 सुन्नी वक्फ संपत्तियां हैं पूरे प्रदेश में और उसके अंशदान जो मिल रहा है सरकार जो वक्फ बोर्ड को केवल 22,48,805 रुपए है और 13 शिया संपत्तियां उसका 13,790 रुपए, यानी 1,000 रुपए औसतन एक संपत्ति का अंशदान। तो ये इसका मतलब ये है कि पूरी आय या तो दिखाई नहीं जा रही या वसूल नहीं की जा रही या इसका सही प्रशासन नहीं हो रहा है। इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत से बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी है, जिसमें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में ठंड का इजाफा हुआ है। वहीं कुजाऊ मैकोट बेमरू मोटर मार्ग बाधित है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं। विभागीय स्तर पर सूचना देने के बाद अभी तक उक्त मोटर मार्ग खोलने की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उस मोटर मार्ग से आवागमन कर रहे वाहन और आम जनमानस पर खतरा मंडरा रहा। देख सकते हैं आप पूरा मोटर मार्ग जी लगा। मैं कोट बेमरू तक का जो मोटर मार्ग है उसके 0 पॉइंट पे हूँ और पूरे मोटर मार्ग की जो स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पे स्लाइडिंग हुई है और पूरा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले बरसात में ये मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी दूसरा जो बरसात आने वाला है और अभी तक इस मोटर मार्ग की कोई भी सुध नहीं ली गई है, जबकि प्रशासन को, जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जिला प्रशासन को, जिला अधिकारी महोदय को और पीएमजीएसवाई विभाग को इस मैसेज के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 18 तारीख तक इस पूरे मोटर मार्ग पे ये 0 पॉइंट से लेकर डुमक कलगोट तक जो मोटर मार्ग बनना है उस संबंध में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 18 तारीख को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूरी क्षेत्र की जनता के द्वारा एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद जी लगा। मैं गोपेश्वर पुलिस ने एक लॉज में छापा मारकर जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 लाख से अधिक की नकदी भी मिली है।
सभी को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया जनपद में नशे खिलाफ और अवैध कारोबारी पर नकल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुष्पा जनपद चमोली में अवैध गतिविधियों पर प्रहार करते हुए कोतवाली कर्ण प्रयाग द्वारा एक प्रिवेंटिव किया गया है, जिसमें एक टिप मिली थी। हमारे सीओ कर्ण प्रयाग के नेतृत्व में थाना कर्ण प्रयाग पुलिस द्वारा उसमें रेड की गई और रेड के दौरान 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पोजीशन से 3,24,450 की धनराशि, ताश की गड्डी और उनके मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। चूंकि टिप इतनी सटीक थी, जिस पर होमवर्क करते हुए हमारे सीओ साहब के निर्देशन में टीम ने बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की है। और जो ये व्यक्ति थे, ये कुछ जनपद चमोली के निवासी थे और कुछ जनपद रुद्रप्रयाग के निवासी थे। टिप जो थी वो गौचर के ही एक लॉज की थी, मोहिनी लॉज, जिसके कमरा नंबर 160 में ये गतिविधि हो रही थी और पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय पेश किया जा रहा है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। साथ ही ये गुड वर्क करने वाली टीम को मेरी तरफ से 5,000 का इनाम घोषित किया जाता है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।